गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कितने मार्क्स का है ये? 6 मार्क्स का है। ये कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद मनी एंड बैंकिंग। वो भी कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। ठीक है क्या? चलिए लेट्स स्टार्ट विद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। बहुत ही इजी यूनिट, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जनरली गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है सर? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. क्या बोला? ये डेफिनेशन याद होनी जरूरी है सर। एनुअल स्टेटमेंट showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. fiscal year फाइनेंशियल ईयर। एस्टिमेट मतलब ये स्टेटमेंट पहले ही आ जाता है कि अगले वाले साल हम ये सब करने वाले। अच्छा, एनुअल मतलब साल में एक बार आता है। कब आता है? 1 फरवरी। कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अभी अभी गया है पिछले महीने। ठीक है क्या? चलो वापस से। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट चैप्टर से थ्योरी पे जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट वाले, वो सबसे ज्यादा इस टॉपिक से आए गए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 7। कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 7। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? घर पे वेट। क्या था? जी से इकोनॉमिक ग्रोथ। जी से क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। 5th पॉइंट। ठीक है क्या? आर से रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पी से मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सा है? 4th। ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। डब्ल्यू से इनकम एंड वेल्थ। अनदर ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और डी से डिस्पैरिट रीजनल डिस्पैरिटीज। नहीं लिख रखा था तो लिख लीजिएगा। घर पे वेट। जी से इकोनॉमिक ग्रोथ, छोटे से कुछ नहीं है। आर से रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। पी से पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। डब्ल्यू से रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अनदर ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डी से डिस्पैरिटीज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। स्टार्ट करें। समझा? अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव समझाओ। दूसरा कोई केस स्टडी आ सकता है, उसमें पूछा जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव की बात करी जा रही है। समझा? तो सीधा रट भी नहीं सकते, समझने की भी जरूरत है। कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 7। ठीक है। जी से इकोनॉमिक ग्रोथ, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग inequalities in income and wealth, employment generation, reducing regional disparities. चलो, सबसे पहला रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये फोटो पे अभी ध्यान मत देना। चलो, रिड्यूसिंग रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कहीं से पैसा ले रहे हैं, उसको कहीं और पैसा चैनलाइज कर रहे हैं। यही हुआ क्या? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। करेक्ट क्या? तो रीअलोकेशन रिसोर्सेज में गवर्नमेंट क्या कर रहा है? उसकी जो इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग पैसे को रीएलोकेट कर रहा है। समझो, कहीं से पैसा लिया, कहीं पर लगाया। तो जैसे सबसे पहला है टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। इसी के अंदर 2 पॉइंट है। सबसे पहला कौन सा है? टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा? जो हार्मफुल चीजें हैं जो आप लोग करते हैं, लेकर टोबैको, उस पर हैवी टैक्सेशन लगाएगा। तो गवर्नमेंट ने उधर हैवी टैक्सेशन लगाया, उससे गवर्नमेंट को इनकम बढ़ी और वहीं से मेरे जैसे गरीब को सब्सिडीज मिलेगी। तो क्या हुआ? यहां से पैसा लिया और वहां से मेरे जैसे गरीब को सब्सिडीज देके रीअलोकेट कर ली। दिस इज व्हाट रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला। हाउ इट इज डूइंग? बाय टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। विल इंपोज हैवी टैक्सेशन ऑन हार्मफुल थिंग्स। और उधर से सरकार के पैसा है, टैक्स से सरकार का पैसा गया, फिर सरकार ने उस पैसे को रीअलोकेट करके सब्सिडीज या फिर
दूसरी जगह टैक्स कंसेशंस दे दिए, समझा क्या? सेकेंड, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। भाई बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स। जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, नेशनल डिफेंस, इसके लिए कहीं से पैसा नहीं आता है, तो ये पैसा भी यहीं से रिएलोकेट होता है। टैक्स वगैरह इंक्रीज किया, वहां से पैसा लाके इनको डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। विच गुड्स एंड सर्विसेज? पब्लिक गुड्स। समझा क्या? रिएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या कर रहा है? दो चीजें, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। विच गुड्स एंड सर्विसेज? पब्लिक गुड्स। समझा क्या? और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, उसमें टैक्स कंसेशन में हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन बढ़ाया, या जो चीजें उसको इंक्रीज नहीं करवानी उस पर टैक्सेशन बढ़ाया, वहां से इनकम ली, और टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज प्रोवाइड करी, यहां से पैसा बनाया, वहां पे पैसा रिएलोकेट किया। समझा क्या? चलो, सेकेंड, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, रिच और पुअर का जो गैप है उसको कम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सर, रिच की इनकम पर टैक्सेशन ज्यादा लगा रहे हैं रिच की इनकम पर टैक्सेशन ज्यादा लगा रहे हैं और पुअर लोगों को सब्सिडीज दे रहे हैं। तो रिच की इनकम पर टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं तो उसकी इनकम कम हो रही है, और पुअर इंसान को फ्री में चीजें मिल रही है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो कम हो रहा है। समझा क्या? देखो, distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of poor। समझा क्या? तो इससे क्या होगा? रिच की इनकम कम हो जाएगी और पुअर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। इसमें इससे बहुत बार आता है फ्री एलपीजी योजना। इससे क्या होगा? बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगी। समझा क्या? रिड्यूस सॉरी रिएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड कौन सा किया? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। कैसे? सर, इनकम, रिच की इनकम पर टैक्सेशन लगाया और पुअर को फ्री में चीजें दी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उसकी इनकम कम हुई तो जो गैप है वो कम हुआ। समझा क्या? चलो, तीसरा आया कौन सा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब हम सबको पता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता रहता है, डिफ्लेशन आता रहता है, तो इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाती है। तो उसको मीट करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू अपनी पॉलिसीज लाती है। अच्छा, इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इज हाई है ना, करेक्ट, यानी प्राइसेस बढ़ रही। अब इसको कम करने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार लेके आती है सरप्लस बजट की स्कीम को। कौन सी स्कीम को? सरप्लस बजट की स्कीम को। सरप्लस बजट में क्या करता है गवर्नमेंट? खुद के एक्सपेंडिचर को कम करता है, जो फ्री में चीजें दे रहा है जैसे ये उज्ज्वला योजना वगैरह, ये सारी चीजों को कम कर देता है, और टैक्सेस को क्या करता है? इंक्रीज। अब इससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा, उस पैसे को कम करने के लिए सरकार जो फ्री में चीजें दे रही थी वो कम कर दी। इसके अलावा हमारे पास पैसा आता था तो हमारे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, तो इस पर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया तो हमारी इनकम कम हो गई, हमारी परचेसिंग पावर कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड विल बिकम लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, या इट विल कम फॉल डाउन इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इन्फ्लेशन को मीट कर लेंगे। अच्छा, व्हाई द वर्ड सरप्लस बजट? क्योंकि सर सरकार का खर्चा कम हो रहा है, सरकार की इनकम बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? सरप्लस बजट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सर इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए गवर्नमेंट सरप्लस बजट लाएगी या डेफिसिट सरप्लस? ठीक है। सिमिलरली जब इकोनॉमी में क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यहां पे सरकार कहलाती है अच्छा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड नहीं करे, तो डिमांड नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? फ्री में चीजें देनी पड़ेगी। अरे हाँ है ना, फ्री में चीजें देगी तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपना इंक्रीज करेगी और टैक्स कम कर देगी, जिससे हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाए, तो इससे ऑटोमेटिकली हम वापस डिमांड करना चालू करेंगे,
तो इट विल बिकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो जो इकोनॉमी इनस्टेबल हो रखी थी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल। क्लियर क्या, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, समझा क्या। तो देखो पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। ये लाइन लिख लेना, नहीं लिख रखी थी तो, ठीक है क्या। चले आगे। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस बोले तो रेलवे वगैरह। आपने देखा होगा बजट के अंदर हर साल आता है रेलवे को इतना पैसा दिया, तो बजट के थ्रू सरकार पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी क्या करती है, मैनेज। फिफ्थ आया इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बोले तो इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। अच्छा, अब अगली बात, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, दो तरीके से। या तो गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए टैक्स रिबेट्स दे और बाकी इंसेंटिव्स दे। अब टैक्स रिबेट्स होंगी, इंसेंटिव्स होगा, तो इंसान ऑटोमेटिकली बिजनेस करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे दोस्त ने एक बिजनेस डाला था, तो उसने वो बिजनेस इसलिए डाला था क्योंकि उस मशीन परचेजिंग में 50% गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, तो दिस इज एन इंसेंटिव। तो उसने वो वाला बिजनेस किया, तो क्या उसने बिजनेस किया तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा, क्या बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ी, क्या जीडीपी बढ़ी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्या, अरे समझा क्या, ठीक है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। भाई ऑब्वियस बात है, कहीं का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उधर ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन अच्छा होगा। समझो बेटा, रोड्स अच्छी है तो ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा, प्रोडक्शन वाली चीजें जल्दी पहुंचेगी, अरे है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार दो चीजें करेगी क्योंकि जीडीपी बढ़ानी है। वन, इट विल प्रोवाइड टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव। सेकेंड, इट विल स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। अगला आया रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब हम एक जयपुर जाते हैं बेटा, एक भी गड्ढा नहीं मिलता है। हम अजमेर आते हैं या किशनगढ़ से पहुंचते हैं, गड्ढे गड्ढे पता चल जाते हैं। तो दिस इज व्हाट बेटा, रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब एरिया टू एरिया बहुत डिफरेंस है। तो कोई जगह तो बहुत अच्छी डेवलप्ड है, कोई जगह बिल्कुल भी अच्छी डेवलप्ड नहीं है। तो सरकार ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज है इनको डेवलप करने के लिए वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनाता है, जिससे इंडस्ट्रीज बनाता है, जिससे उस एरिया का डेवलपमेंट हो। अरे हाँ या ना बेटा, एग्जांपल किशनगढ़, क्यों किशनगढ़ डेवलप हो गया, क्योंकि वहां पर मार्बल इंडस्ट्री है। अरे करेक्ट क्या, समझा क्या, ठीक ठीक। चलो लास्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आता है उसके थ्रू, बजट के थ्रू, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अच्छा, ये वाली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली बात है वो आपकी इंडियन इकोनॉमी में कि सॉरी आपके इंडियन इकोनॉमी में भी है कि गवर्नमेंट दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे, कुछ स्कीम्स लेके आता है, प्रधानमंत्री योजना, मनरेगा, नरेगा, ये सब, एक तो उसके थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट खुद इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ऑटोमेटिकली बात है, मान लो ब्रिज बना, जैसे एलिवेटेड ब्रिज अजमेर में बना, तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्या, यस। तो इनडायरेक्टली वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जल्दी से घर पे वेट, जी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर फॉर रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, P for management of public enterprise, E for economic stability, W for reducing inequalities in income and wealth, another E for employment generation, D for reducing regional disparities. सबसे पहला था economic reallocation of resources, तो उसमें क्या कर रहा है सर, कहीं से पैसा डिक्रीज करके कहीं पैसा लगाया जा रहा है, जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाकर सब्सिडीज वगैरह दी जा रही है। सेकेंड क्या था, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, तो रिच की इनकम पर टैक्स ज्यादा दे रहे हैं और पुअर को सब फ्री में चीजें दे रहे हैं, योजना वगैरह ये सब रिबेट्स मिल रही है, तो उससे उसकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रहा है और रिच की इनकम कम हो रही है, तो जो गैप है वो कम हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सर इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी रहती रहती है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, तो उसको मीट करने के लिए एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आती है, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में सरकार क्या कर रही है, खुद का खर्चा कम कर रही है और टैक्स को बढ़ा रही है। डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट, एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और टैक्स कम कर रही है। देन
इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ सर? इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी. तो उसके लिए टैक्स रिबेट्स और इंसेंटिव्स, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है. अच्छा, एक रह गया मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो इन पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए भी बजट के थ्रू फंडिंग जाती है. देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय टू थिंग्स, directly by providing schemes like मनरेगा and all, and second by investing in infrastructural projects. वह एक फिर रह गया reducing regional disparities. तो backward areas को grow करने के लिए वहां पर SEZs और industry setup करती है. समझा क्या? चलो, very important. इन सब की भाई घर पे एक बार रीडिंग करना ढंग से. मैंने आपको मतलब क्या है वो समझाया. चलो करिए, चारों क्वेश्चन कर लीजिए. भाई सेम कल जैसा लिख लेना आंसर 1 रजिस्टर के अंदर. हुआ क्या? फर्स्ट कर लिया सबने? डिस्कस में एक साथ कर लूंगा. हाँ भाई, लिख लिया क्या? ये पूरा एक्सप्लेन मत करना. एक्सप्लेन तुम घर पे करना. सॉरी सॉरी, करने लग गए थे क्या? वेरी गुड. मेरा पॉइंट है बस 1 2 3 4 में आप ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लो. एक्सप्लेन आप घर पे कर लेना. जगह छोड़ दो, ये आपका होमवर्क है. एक्सप्लेनेशन घर पे करना. हो गया क्या? आपको ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है बस चारों में. बाकी एक्सप्लेन तो आप कर लोगे. चलो, द गवर्नमेंट अंडर उज्ज्वला योजना. बेटा मैंने अभी आपको स्टार भी मार्क कराया था. क्वेश्चन आता है कौन सा? ये रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम इन वेल्थ. समझा क्या? सेकंड वाला. फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है, केवल वो मत लिखना.
ठीक है, एंड हाउ, हाउ तो मतलब वो बताओगे रिच की इनकम पर टैक्स बढ़ाया तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, उसको फ्री में दिया तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया। समझा क्या? ये वाली बात, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक क्या? हाँ जी। सेकेंड, एक्सप्लेन हाउ द allocation of resources can be influenced by the government through taxes, expenditure and subsidies. सेकेंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो टैक्सेस के थ्रू इट कैन डिस्करेज, देखना टैक्सेस के अंदर क्या आएगा, ठीक है, थ्रू हैवी टैक्सेस डिस्करेज द प्रोडक्ट, ऐसे वाली चीज, और सब्सिडीज के थ्रू एनकरेजेस द यूज, ऐसे वाली चीज होगा। दूसरा, एक्सपेंडिचर अगर करेगा तो प्राइवेट जहां पर शाये वाली चीजें भी होगी, पब्लिक गुड्स बन पाएंगे। थर्ड, थर्ड का आंसर वापस कहने से फर्स्ट वाला ही है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम इन वेल्थ, ठीक है, थर्ड भी हुआ। फोर्थ, इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन लिकर, रीअलोकेशन वाला, ठीक है क्या? फर्स्ट वाला रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिफ्लेशन टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन सुपर रिच पीपल, इनइक्वालिटी वाला, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ, समझा क्या? ये बोलो ना, समझा क्या? ये चारों किसके सही थे? जो गलत हुआ समझ आया क्या क्यों हुआ? क्या गलत हुआ? तो तेरा फिर फर्स्ट, हाँ हाँ, अरे पर यहाँ पे इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, दिस इज फॉर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, समझा क्या? चलो आ जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। चलो बेटा टेक्निकल पार्ट चालू होने वाला है, इजी पार्ट खत्म हो चुका है। चलो, बजट के हमेशा दो पार्ट, इधर रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू के फर्दर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझा क्या? अरे हाँ या ना, करेक्ट क्या? रेवेन्यू पार्ट एंड कैपिटल पार्ट, रेवेन्यू में दो पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद बजट रिसिप्ट्स। पहले हम किसको पढ़ेंगे? रिसिप्ट्स को, फिर हम पढ़ेंगे किसको? एक्सपेंडिचर। अच्छा रिसिप्ट्स है तो रिसिप्ट्स के अंदर दोनों आ जाएंगी, कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। हम बजट के पार्ट को, रेवेन्यू और कैपिटल को अलग अलग नहीं समझ रहे, हम रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के पॉइंट से समझ रहे। तो रिसिप्ट्स दो तरह की ऊपर हमने देखा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। अदर रिसिप्ट्स में दो चीज आती है, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। अच्छा रिसिप्ट का मतलब मुझे एक बताओ ना, सरकार के पास पैसा आ रहा है या जा रहा है? इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है? इनफ्लो, मतलब पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट। अब एग्जाम में ट्रिक क्या होगा, हमें ये समझना होगा कि इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। समझा क्या? कितनी तरह की रिसिप्ट? सर रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू कितने तरह का? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके से आते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स एंड
बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। समझा क्या? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सबसे पहला कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दोज रिसिप्ट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, विच नाइदर क्रिएट एनी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सर कुछ ऐसा पैसा आया जिससे ना ही लायबिलिटी बढ़ी ना ही एसेट कम हुआ। पहली बात तो पैसा आया, लेकिन उस पैसे की वजह से ना ही लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना ही एसेट डिक्रीज हुआ। रेगुलर एंड recurring in nature, normal course of activity. Revenue receipts neither increase in liabilities neither decrease in assets। दोनों चीजें, ना ही पैसा लायबिलिटी बढ़नी चाहिए ना ही एसेट कम होना चाहिए। एक एग्जांपल, मोदी जी ने लोन लिया, मोदी जी ने लोन लिया, मुझे बताइए लोन लिया पैसा आया क्या? रिसिप्ट है क्या? क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ क्या? क्यों? क्योंकि लोन लिया तो सर उधारी बढ़ गई, उधारी बढ़ गई यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया। हमारे क्या है? नाइदर इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है क्या? चलो, अमित शाह ने कोई एसेट को बेच दिया सरकार के, पैसा आया क्या? एसेट बेचा तो रिसिप्ट तो है। तो फिर पर सर एसेट बेचा तो रिडक्शन इन एसेट हो गया, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएगा। दूसरी एक बात समझिए, रेगुलर एंड रेकरिंग, क्या रोज सरकार एसेट खरीदती है और उधार बेचती है क्या? सॉरी, एसेट बेचती है क्या या उधार लेती है क्या? नहीं। करेक्ट क्या? इट इज नॉट रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। समझा क्या? समझा क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ? इन शॉर्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं जाता। गवर्नमेंट के एसेट एंड लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं जाता। सर ऐसा कुछ पैसा आ रहा है जिससे एसेट लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है? चलो, अब रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा कितने तरह की? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स। नाउ व्हाट इज टैक्स? सर रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। बेटा टैक्स क्या है? आपकी तरह यूनिलेटरल, वन साइडेड, which is what beta? Compulsory payment made by people and companies to the government without reference to any direct benefit in return। मतलब पहली बात तो टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट। आप बोल सकते हो डोमिनोज वालों को, नहीं मैं तो नहीं दूंगा सीजीएसटी जीएसटी, थोड़ी चीज कम कर ले। नहीं, इट इज कंपल्सरी। आप खरीद रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपकी इनकम है तो आप टैक्स पे नहीं करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझा क्या? नहीं है तो बेटा घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सेकंड, टैक्स पे करने से आपको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट होता है क्या? नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बेटा अगर मान लो एक एग्जांपल, अपन अजमेर के हाईएस्ट टैक्स पेयर बन जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि अपने घर के बाहर अच्छी रोड होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। घर के बाहर फिर भी गड्ढे हो सकते हैं रोड के अंदर। समझा क्या? अरे हाँ ना? कपिल शर्मा ने दारू पी के ट्वीट किया था मोदी जी को शाम को 4 बजे कि मैं इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ फिर भी मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं। उस बेचारे को पता नहीं था कि टैक्सेशन इज अ यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट। समझा क्या? क्योंकि आप पे कर रहे हो तो आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो अगर सरकार को टैक्स के थ्रू पैसा मिलता है तो सरकार की ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है ना ही एसेट कम हो रहा है। क्यों लायबिलिटी बढ़ रही है? क्योंकि सरकार को इन रिटर्न आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर क्या? चलो बेटा, टैक्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, समझेगा? एक अभी से समझाता हूं। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पर, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब अगली बात, सर दोनों जगह टैक्सेस तो है, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे समझेंगे? डायरेक्ट टैक्स में बेटा क्या होता है?
impact or incidence is on the same person. The impact and incidence, क्या बोला मैंने? On सेम पर्सन, मतलब बेटा चोट भी आपको लगेगी, दर्द भी आपको ही होगा, मतलब कि टैक्स की लायबिलिटी भी आप पर है और पे भी आपको ही करना है। इंपैक्ट का मतलब द लायबिलिटी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज आल्सो ऑन यू, और एक्चुअल पैसा भी आपकी जेब से ही जाएगा। अब इनकम टैक्स मान लो आपकी इनकम 1 करोड़, 30% आपने टैक्स दिया 30 लाख, तो 30 लाख का इंपैक्ट किस पर है? आप पर ही, और वो सरकार को भी कौन देगा जाकर? आप ही। The impact and incidence is on same person. Can I shift my tax to someone? आधा तेरा आधा मेरा? No. तो यहाँ पर impact और incidence किस पर है? Same person. तो that is direct tax. Now indirect tax, sir, impact and incidence is on different person. It can be shifted. यहाँ पे चोट मुझे लगेगी, दर्द किसी और को होगा, समझा क्या? तो impact और incidence is on डिफरेंट पर्सन। समझो जीएसटी गया आपकी जेब से, आपने डोमिनोज से ऑर्डर किया, सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट तो आपके खाते से हुआ, पर क्या आप दे के आए क्या पैसा? पैसा अल्टीमेटली कौन देगा? डोमिनोज वाला। मोदी जी को जाके कौन देगा? तो इंपैक्ट इंसिडेंस सेम इंसान पर नहीं है, पर इनकम टैक्स में इंपैक्ट इंसिडेंस आप पर है। If the burden can be shifted, it is an indirect tax. If the burden cannot be shifted, it is an indirect tax. Direct tax. Liability to pay the tax, that is impact, and actual burden, that is incidence on different person. Burden can be shifted. समझा क्या? एग्जाम्पल देख लो ना बेटा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। व्हाट इज कैपिटल गेन? सुन लो, आगे पढ़ोगे लाइफ में। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर आपने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी, 2 करोड़ में बेची, तो 1 करोड़ आपका क्या है? इस पर और भी चीजें होती है, और भी चीजें मतलब जब खरीदी उसको आज की तारीख की वैल्यू में लेके आते हैं, वरना अपन दिवालिया नहीं हो जाएंगे। मान लो दादा के जमाने की कोई प्रॉपर्टी है, दादा ने 500 रुपए में खरीदी थी, हम 5 करोड़ में दे रहे हैं, बेची मान लो, तो इतने का टैक्स तो ना पड़ेंगे, तो 500 रुपए को आज की तारीख में लेके आते हैं, फिर जो आज की वैल्यू उससे माइनस करके जो भी बचता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन का टैक्स। समझा क्या? चलो, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वैट, ठीक है क्या? प्रॉपर्टी टैक्स, एंटी टैक्स एंड टोल, एक्साइज ऑन लिकर वगैरह, ठीक है क्या? चले एग्जांपल है ना, क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, बताओ डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? इफ इट्स बर्डन कैन बी शिफ्ट, कैन नॉट बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन, सर बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन डिफरेंट पर्सन। क्लियर? चलो, levied on individual and companies, goods and services, burden cannot be shifted, burden can be shifted, generally progressive in nature, generally proportional in nature, या फिर यहाँ पे एक और वर्ड आता है रिग्रेसिव। अच्छा, why the word progressive in direct tax? जितना ज्यादा आप कमाओगे, जितनी आपकी प्रोग्रेस होगी, उतना ज्यादा टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में इट इज रिग्रेसिव। व्हाई इट इज रिग्रेसिव? सर कोई कितना ही कमाए, लेकिन समझो बेटा, मेरे से गरीब इंसान डोमिनोज ऑर्डर करे तो भी उसको वही टैक्स देना पड़ेगा जो आप जैसे अमीर लोग टैक्स दे। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज रिग्रेसिव। अरे समझा क्या? चलो, कॉर्पोरेशन टैक्स बताओ जल्दी से, कॉर्पोरेशन टैक्स बताओ जल्दी से। डायरेक्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स डायरेक्ट, कैपिटल गेन डायरेक्ट। समझा क्या? चलो, नॉन टैक्स, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट्स। सबसे पहला इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? सरकार ने उधार दिया, उधार के बदले इंटरेस्ट मिला, ठीक है क्या? प्रॉफिट एंड डिविडेंड,
गवर्नमेंट खुद की आपने कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो गवर्नमेंट की खुद की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, तो वो बिजनेस करती है तो उससे भी प्रॉफिट कमाती है। दूसरा, गवर्नमेंट इज अ शेयर होल्डर इन मेनी कंपनीज, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? डिविडेंड। फीस, बेटा कॉलेज वगैरह अभी जाओगे जीवन में तो वहाँ पे फीस देनी पड़ती है, तो उसके बदले गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह हम जाते हैं तो उसके बदले फीस देनी पड़ती है। गवर्नमेंट की बहुत सी चीज होती है जहाँ फीस होती है, तो वो भी गवर्नमेंट का क्या हुआ? नॉन टैक्स रेवेन्यू। लाइसेंस फी, व्हीकल व्हीकल चला रहे हैं, लाइसेंस है किसी का, आप में से तो किसी का नहीं होगा, लर्निंग वाला हो सकता है। तो 18 का हो चुका है क्या? तो अभी तक 12th क्यों दे रहा है? कोई नहीं। हाँ, तो लाइसेंस के लिए भी फी देनी पड़ती है, या इसके अलावा आप कोई बार वगैरह डालोगे या कोई फूड वाला आइटम है तो उधर भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए भी फीस पे करनी पड़ती है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, ठीक है क्या? रेड लाइट आपने क्रॉस कर दी, हेलमेट नहीं पहन रखा, ये सब तो फाइन्स एंड पेनल्टीज। एस चीट्स, भाई कोई इंसान चल दिया ऊपर पर उसका कोई लीगल एयर या रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो जो किसी की नहीं प्रॉपर्टी वो सरकार की प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं एस चीट। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स बाहर से मिलता है, श्रीलंका वगैरह, श्रीलंका से तो क्या मिलेगा, सॉरी यूएसए फ्रांस वगैरह ने मान लो कुछ दिया, इटली से मोदी जी को कुछ मिला, समझा क्या? तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, समझा क्या? फोर फीचर्स, पेनल्टी अगर आपने नहीं पे करी तो उस पर जो पेनल्टी पड़ती है उसको हम कहते हैं फोर फीचर, ठीक है क्या? चलो, टैक्स रेवेन्यू, receipts from taxes, receipts other than tax receipts, कंपलसरी पेमेंट, टैक्स तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी है क्या भाई? मैं अगर वो सर्विस यूज करूंगा तो ये ना भाई हेलमेट पहन रखा है तो ना चलान लगेगा, तो इट इज नॉट अ कंपलसरी पेमेंट। यहाँ पर कोई डायरेक्ट बेनिफिट है क्या? यहाँ पे इन पेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, समझा क्या? चलो, कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट का उल्टा, which either create a liability or cause a reduction in assets, non recurring and non routine in nature। मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या सर? वो जिनकी वजह से या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर एसेट डिक्रीज, समझा क्या? सर ऐसा कुछ पैसा आया जिसकी वजह से या तो सरकार की लाइबिलिटी बढ़ी या फिर एसेट कम हो गया। सरकार ने लोन लिया तो लोन लिया तो पैसा तो आया, लेकिन फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा क्या? यस, तो लाइबिलिटी इंक्रीज। सरकार ने अपने एसेट्स बेचे, शेयर्स बेचे, पैसा आया क्या? यस, रिसिप्ट, लेकिन एसेट कम हुए क्या? कैपिटल रिसिप्ट, समझा क्या? अरे समझा क्या? सरकार को टैक्स के थ्रू इनकम हुई, कैपिटल रिसिप्ट है क्या? नो, इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, समझे? चलो, इसके अंदर चार आते हैं, हमने उस समय देखा था बोरोइंग्स, सरकार ने बोरोइंग्स करी तो उधार बढ़ा, तो क्या इंक्रीज हुई? लायबिलिटी। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने लोन दिया तो लोन का पैसा वापस आया तो एसेट कम हुआ क्या? इसका है ना डबल एंट्री का इंपैक्ट मत देखना कि सर एसेट कम हुआ तो कैश भी तो आया, समझा? तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सर कुछ खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट, कुछ बेचते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने अपनी अंडरटेकिंग्स बेची, प्रॉपर्टीज बेची, शेयर्स बेचे, तो डिसइन्वेस्टमेंट। हमने पढ़ा है ना, एलपीजी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रहा था तो उधर खुद की बॉडीज को तो बेच रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी एसेट डिक्रीज। स्मॉल सेविंग्स आपने सुना होगा, पहले, अब तो लोग कम करते, पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर खूब सारा पैसा डिवाइड करते थे, अब आजकल करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर केवीपी, किसान विकास पत्र। इसके अंदर छोटे हम जैसे गरीब लोग, रिटेल लोग, बड़ा थोड़ा थोड़ा पैसा इन स्कीम्स के अंदर डालते हैं, तो सरकार के पैसा आ रहा है क्या? पर सरकार का परमानेंट पैसा तो ना हुआ है वो, सरकार को आफ्टर 10 साल 15 साल बाद हमारे को पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ गई। बाय द वर्ड स्मॉल सेविंग, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट के अंदर पैसा डाला जाता है। अब छोटा मतलब ऐसे नहीं 100 रुपए 500 रुपए, 1 लाख 2 लाख ही होता है हर इंसान करीबन, लेकिन गवर्नमेंट के बजट के पॉइंट से दिस इज वेरी
स्मॉल, तो यहाँ पर क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी। जल्दी से, कैपिटल रिसिप्ट क्या है सर? सर ऐसा पैसा जिससे या तो लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर एसेट कम हो रहा है। लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर एसेट कम हो रहा है, चार तरीके से, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स। समझा क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट सर जिनसे ना ही लायबिलिटी बन रही है ना ही एसेट कम हो रहे हैं। सर इनसे या तो लायबिलिटी बन रही है या फिर एसेट कम हो रहे हैं। रेगुलर एंड रेकरिंग, इरेगुलर एंड नॉन रेकरिंग। नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन, क्यों? क्योंकि ना ही लायबिलिटी बढ़ी ना ही एसेट, यहाँ पे फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगा। एग्जांपल दे रखे। अगला आया सर, हाउ टू क्लासिफाई रिसिप्ट एज रेवेन्यू और कैपिटल? अगर इफ इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट इट इज अ कैपिटल, if neither creates liability nor reduces it is a revenue। समझिए आपको क्या करना है, कैसे पता करोगे, समझिए कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले आपको देखना है पैसा आ रहा है क्या, पैसा आ रहा है तो ये क्या हो गया, रिसिप्ट। इनफ्लो हो रहा है तो इट इज अ रिसिप्ट। सेकंड आप चेक करोगे क्या एसेट एंड लायबिलिटी पर इंपैक्ट है क्या, इंपैक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी है क्या? अगर है तो रिसिप्ट के पहले क्या लिख दो, कैपिटल रिसिप्ट सी। और अगर नहीं है तो रिसिप्ट के पहले लिख दो रेवेन्यू रिसिप्ट। समझा क्या? इन शॉर्ट हाउ यू विल चेक इन एग्जाम, सबसे पहले देखोगे पैसा आ रहा है क्या, पैसा आया तो रिसिप्ट। अब पैसा आने के बाद उस पर एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट आ रहा है क्या कहीं से भी, या तो एसेट कम हो रहे हैं या लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है सर, तो कैपिटल रिसिप्ट। नहीं हो रहा तो इट इज अ क्लियर। नहीं लिख रखा हो तो ये लिख लेना, ठीक है? चलो क्वेश्चन करिए। बस ये लिख लेना रेवेन्यू या कैपिटल, जल्दी से। टेन 11 लिख लीजिए और रेवेन्यू कैपिटल लिख लो बस। ये हो गया क्या? चलिए सबसे पहला, लोन रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, लोन पैसा आया, लोन कैपिटल रिसिप्ट, ठीक क्या? लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रेवेन्यू, नॉन टैक्स। फर्दर में बोलो तो दिस इज अ नॉन टैक्स। लोन टेकन फ्रॉम यूएसए फॉर इंफ्रा, कैपिटल। सेल ऑफ शेयर्स
डिसइन्वेस्टमेंट है क्या? कैपिटल रिसिप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट. फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और विक्टिम्स फॉर विक्टिम्स इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया. रेवेन्यू. रेवेन्यू में नॉन टैक्स. रेवेन्यू में नॉन टैक्स. अमाउंट borrowed from Japan for construction of metro. Dividends paid to the government by SBI. Dividends. Revenue. Non-tax. Funds raised from public in the form of NSC. Capital. Capital के अंदर small savings. Sale of 40% shares. Capital. Disinvestment. Profits of LIC. Revenue. Non-tax revenue. Borrowings from IMF. Capital. समझे सही? किसके सारे सही? अच्छा, किसके 11 में से 10 सही? ठीक है, जो दिक्कत है वो समझ आई क्या, क्या गलत हुआ करेक्ट कर लेना खुद को, कोई इशू नहीं भाई. चलो भाई चले आगे, आ जाओ. एक्सपेंडिचर, हमने बजट का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, रिसिप्ट वाला. रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट. ठीक, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है सर? ऐसी रिसिप्ट विच नाइदर increases liability neither reduces any asset. What is capital receipt? Which either creates a liability or reduces the asset. मैंने आपको समझाया भी कैसे समझना है. पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट है, एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट, एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आ रहा तो रेवेन्यू. चलो, एक्सपेंडिचर भी अब दो तरह के, रेवेन्यू एंड कैपिटल. अच्छा, एक्सपेंडिचर में पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो. तो पैसा जा रहा है तो समझ जाना क्या है. जैसे उधर हमने देखा था लोन टेकन, यहाँ पे हमने लोन दिया तो इट इज अ एक्सपेंडिचर. समझा क्या? refers to the expenditure which neither creates any asset nor causes reduction in any liability of the government. It is recurring in nature. क्या बोला सर? ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना ही एसेट बन रहा है ना ही लायबिलिटी कम हो रही. उल्टा है बेटा रेवेन्यू का. ना ही एसेट बढ़ रहा है ना ही लायबिलिटी कम हो रही है, दोनों. समझा क्या? रीपेमेंट ऑफ लोन. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ क्या? नहीं. क्यों नहीं हुआ सर? लायबिलिटी कम हो गई. रिकवरी ऑफ लोन, ये क्या हुआ? कैपिटल रिसिप्ट. एक्सपेंडिचर नहीं हुआ. समझा ना? अच्छा, तो सर क्या होगा इसका एग्जांपल? फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज वगैरह, सब्सिडीज एंड ऑल. इनसे जो सैलरीज वगैरह वो गवर्नमेंट स्टाफ को पे करते हैं, उससे ना ही एसेट बढ़ता है ना ही पर क्या पैसा बाहर जा रहा है. यस, समझा क्या? चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर which either creates an asset or causes a reduction in liability, non recurring in nature. सर या तो एसेट बढ़ेगा या फिर लायबिलिटी कम होगी. जैसे इधर एग्जांपल दे रखा है, सरकार ने मेट्रो पे खर्चा किया तो मेट्रो पे खर्चा हुआ तो एक्सपेंडिचर. मेट्रो लेकिन एसेट बढ़ गया क्या? यस, तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सरकार ने लोन पे रीपे किया तो लोन रीपे किया तो लायबिलिटी कम हो गई क्या? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझा क्या? वापस वही इंपैक्ट देखना है. कैसे रेवेन्यू है सर, कैसे कैपिटल है? पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर. वापस से एसेट एंड लायबिलिटी पर इंपैक्ट है क्या? अगर है और अगर नहीं है.
अगर है तो एक्सपेंडिचर तो लिख ही दो क्योंकि पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। अच्छा, एसेट और लायबिलिटी पर इंपैक्ट आ रहा है तो इट बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं आ रहा, इट बिकम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट क्या, समझा क्या? अब चारों एक साथ आ सकते हैं एग्जाम में, चारों एक साथ मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वाली चीज ध्यान देनी है। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, पैसा आ रहा है एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट कैपिटल रिसिप्ट, पैसा आ रहा है इंपैक्ट कुछ नहीं हो रहा रेवेन्यू, पैसा जा रहा है एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं हो रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट क्या? चलो इसको रटना मत, इसको टेक्निकली समझना वरना बिना बात के एक दो मार्क के उड़ जाएंगे। चलिए बेटा, neither creates asset, neither reduces, creates, reduces, normal running mainly for acquisition or granting of loans and advances, non recurring, recurring, एग्जाम्पल सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स वगैरह। ठीक है, देखो वही बात है वापस। चलो बेटा क्वेश्चन आ गया, करिए। अरे भाई सबका, चलो सैलरी पेड टू आर्मी ऑफिसर रेवेन्यू, परचेज ऑफ मेट्रो कोचेस फ्रॉम जापान कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ लोन, ग्रांट्स गिवन बाय सीजी टू एसजी रेवेन्यू। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे वर्ड इज ग्रांट्स। ग्रांट्स बेटा फ्री का है, उसके बदले कुछ नहीं मिलता, समझा ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा अगले वाले पॉइंट से। लोन गिवन टू यूटी कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, लोन दिया है। इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेब्ट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो कैपिटल, पेंशन पेड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेवेन्यू, 10% शेयर परचेज्ड सब्सिडीज रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर कलेक्शन टैक्सेस रेवेन्यू कैपिटल। किसके सारे सही? चलो जिनके जो गलत हुए समझ आएगा, ठीक है चले आगे, चले चलो बेटा, टाइप्स ऑफ बजट जल्दी से। टाइप्स ऑफ बजट तीन तरह के, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। नाम से समझ आ रहा है, बैलेंस बजट मतलब जहां पे गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स विल बी इक्वल टू गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सरप्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन, सॉरी, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, व्हेनेवर वी यहाँ पर रिसिप्ट की बात करते हैं तो दोनों आ जाते हैं, रेवेन्यू भी और कैपिटल। एक्सपेंडिचर में भी दोनों आ जाएंगे, कैपिटल और रेवेन्यू।
डेफिसिट बजट, सर यहाँ पर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, समझा क्या? चलो अब मुझे बताइए देश के अंदर कौन सा बजट होगा? डेफिसिट। ऑब्वियस बात है, देश एक जमाने से डेफिसिट बजट में ही चल रहा है। डेफिसिट यानी सरकार का खर्चा ज्यादा है, सरकार की कमाई, ये सरकार का पैसा कम है, समझा क्या? चलो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, आ जाइए। बजटरी डेफिसिट कब होगा? कॉमन सी बात है, बजटरी डेफिसिट तभी होगा जब खर्चा, बोल दो, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट्स। ठीक है, तीन तरह के हैं, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। लेट्स स्टार्ट विद रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट नाम से समझ आ रहा है, रेवेन्यू की बात हो रही है केवल, तो केवल कौन से कंपोनेंट को डिस्कस करना है? रेवेन्यू पार्ट को। इन शॉर्ट, माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अच्छा दूसरी बात, डोंट राइट एग्जाम में शॉर्ट में आर 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 ई, मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ कि जगह कम है लिखने को, समझा गया? आप मत लिख देना एग्जाम में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इन शॉर्ट, मेरे रोज के खर्चे मेरी रोज की कमाई से ज्यादा है। मतलब आज 500 रुपए कमाए, 600 उड़ा दिए, 100 रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट, घाटा। करेक्ट क्या? समझा क्या? रोज की कमाई रोज के खर्चों से कम है, समझा क्या? What is revenue expenditure, sir? Revenue deficit, sir. My revenue expenditure is greater than my revenue receipts. Revenue expenditure and revenue receipts. It refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts during a fiscal year. What does it signifies? It signifies that, sir, government's own revenue is insufficient to meet its expenditure. क्वेश्चन भी आता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार की खुद की कमाई इतनी इनसफिशिएंट है कि खुद के खर्चे जो नॉर्मल वाले उसको मीट नहीं कर पा रही, इट इज इनकेपेबल। नाउ गाइस, रेवेन्यू डेफिसिट का इंपैक्ट क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट का इंपैक्ट क्या होगा? समझिए बेटा, सुनो ना, मैंने क्या बोला? रेवेन्यू डेफिसिट का इंपैक्ट क्या होगा? समझिए बेटा, तुम लोग के शौक बहुत ज्यादा है, अब शौक है ज्यादा है लेकिन पॉकेट मनी कम है, तो अब क्या होगा? पॉकेट मनी तो बढ़ने नहीं वाली। व्हाट यू विल डू? दो चीज करोगे बेटा, या तो कहीं बाहर से उधार लोगे या घर की किसी चीज को बेच दोगे, समझा क्या? तो या तो उधार लिया तो बोरिंग्स हुई, या फिर बेचा तो डिसइन्वेस्टमेंट हुई। ये पुरानी सेविंग्स को यूज करोगे। वट एवर यू आर डूइंग बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए आप कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट कर रहे होगे, समझा क्या? पैसा उधार लिया, समझा क्या बोला? इंपैक्ट सुना, ये टेक्निकल बात थी, मजे मजे में आप तो कहीं और ही चल गए। समझिए बेटा, क्या बोला? आपके रोज के खर्चे कम है, तो व्हाट यू विल डू, या तो आप उधार लोगे या किसी चीज को बेचोगे। उधार ले रहे हो तो पैसा आ रहा है, बोरोइंग्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। बेच रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स लीड्स टू कैपिटल रिसिप्ट्स, समझा क्या? आइए, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। दूसरी बात, गवर्नमेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम capital receipts, that is through borrowings or disinvest. It means revenue deficit either leads to an increase in liability in the form of borrowings or reduces the assets through disinvestment. अरे समझा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, रोज के खर्चे कम थे तो उसको मीट करने के लिए हम और उधार ले रहे हैं या प्रॉपर्टी को बेच रहे, तो इट लीड्स टू फर्दर कैपिटल रिसिप्ट्स। अच्छा, इससे क्या होगा? पहले से उधार है तो फ्यूचर जनरेशन के पास ऑलरेडी और हायर बोरिंग से ज्यादा उधार, तो ज्यादा इंटरेस्ट, समझा क्या? चलिए, और ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट, तो फ्यूचर में देयर इज ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझा? देखो क्या हुआ, सुनिए, अभी रेवेन्यू डेफिसिट था, तो रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से क्या किया? रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से क्या किया? कैपिटल से उधार लिया, उधार लेते तो क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अभी हमने देखा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फ्यूचर के अंदर देयर इज ऑलरेडी
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन शॉर्ट फ्यूचर आज को रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए आप फ्यूचर में ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे हो, तो देयर चांसेस कि फ्यूचर में भी देयर इज गोइंग टू बी रेवेन्यू डेफिसिट। समझा? समझा क्या? एक टेक्निकल बात थी। चलिए अब बहुत देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने, बहुत दिमाग की बात है। रेवेन्यू डेफिसिट को कम कैसे कर सकते हैं? या तो खर्चा कम कर दो या रेवेन्यू बढ़ा दो, ठीक है? या तो इनकम बढ़ा दो या खर्चे कम कर दो, लॉजिकल बात, ठीक है क्या? चलो फिस्कल डेफिसिट, 1 मिनट का ब्रेक। हाँ जी आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। बेटा वापस ब्रेक के बाद आ जाओ। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट हमने कर लिया। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव्स। इट शोज गवर्नमेंट इज इनसफिशिएंट टू मीट इट्स डेली एक्सपेंडिचर थ्रू इट्स डेली रेवेन्यू। तो इसके सरकार क्या करती है? कैपिटल रिसिप्ट्स कर लेती है, और कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इन फ्यूचर देयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी। समझा क्या? चलो अब आ जाओ फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का कांसेप्ट क्यों आया? क्योंकि सर रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो केवल रेवेन्यू पोर्शन को कंसीडर कर रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट गिव्स यू अ बेटर व्यू of the deficit as compared to revenue deficit. Now what is fiscal deficit? Sir, excess of total expenditure over total receipt excluding borrowings. मतलब सारे एक्सपेंडिचर तो सारे ऐड करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, सारी रिसीव्स भी ऐड करनी है एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, ये सब तो ऐड होगा, बोरिंग्स को ऐड नहीं करना। बोरिंग्स को क्यों नहीं ऐड करना, उसका रीजन देते हैं। सर बोरिंग क्यों नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस, मतलब खुद के, अब उधार एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इससे पता चल रहा है इसलिए इतना उधार लेना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के जो खर्चे हैं वो कितना सरकार खर्चा कर रही है खुद की कैपेसिटी के बियॉन्ड। उधार तो बाहर से आ रहा है, तो उधार लेना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि खुद हम इतना कमा नहीं रहे, तो इसलिए क्या लिखा है? हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस, इतना एक्सपेंडिचर कर रही है, जेब में इतना पैसा नहीं, इसलिए हम बोरिंग्स को क्या करते हैं? एक्सक्लूड। इन शॉर्ट फिस्कल डेफिसिट बताता है हमें कितना उधार लेने की जरूरत है एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। समझा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला डेब्ट ट्रैप, सबसे पहला डेब्ट ट्रैप। बेटा व्हाट इज डेब्ट ट्रैप? आपने एक जने से पैसा लिया, वो सर पे आया, उसको पैसा नहीं चुका सकते तो आपने दूसरे से पैसा लिया, उसका पैसा उधर, ऐसे आप एक विशियस सर्कल के अंदर फंस जाएंगे। समझा क्या? अरे हाँ या ना? करेक्ट। समझा? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। creates a vicious circle of fiscal deficit when government takes more loans to repay the earlier loan. As a result, countries caught in a debt trap. ये होता भी है बहुत ज्यादा, आप हो सकता है लोगों को भी जानते हो, उधार ले लिया बहुत ज्यादा, उस उधार लोग घर पे मारने आ गए तो किसी और से उधार लिया, उसको पैसा पे किया, फिर वो आए तो उसको तो ऐसे सर्कल चलता रहता है और वो इंसान उस डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाता है। समझा क्या? चलो सेकंड, इन्फ्लेशन। ध्यान देना, अगर क्योंकि अभी हम देखेंगे देयर आर टू वेज टू मीट फिस्कल डेफिसिट, आइदर थ्रू बोरिंग्स और थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार आरबीआई को बोलता है नए नोट छापो, तो नया नोट छाप देंगे तो बेटा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए कौन सा बजट? सरप्लस। RBI prints new currency to meet the deficit requirements. तीसरा, foreign dependence. Also parts of rest of the world which raises dependence on other countries. बेटा थर्ड का एग्जांपल है श्रीलंका, पाकिस्तान। कैसे? थर्ड पॉइंट और वन पॉइंट कनेक्टेड है बेटा, श्रीलंका पाकिस्तान के लिए। चाइना और इधर से इतना उधार लिया कि आज ये इन पर डिपेंडेंट है, और देयर आर रीजंस कि चाइना और पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान और श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाइना और इंडिया में भी लफड़ा चल रहा है, और इन दोनों को पैसा कौन दे रहा है? चाइना। सेम अभी मालदीव्स वाला भी वापस ऐसे होशियार बन रहा है, ये अगर आपने देखा होगा तो वो क्यों? क्योंकि उसको चाइना से फंडिंग मिल रही है। समझा क्या? चलो फोर्थ, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। कैसे? क्योंकि सर फ्यूचर जनरेशन के पास ऑलरेडी कर्ज पड़ा है। फ्यूचर जनरेशन अभी पड़ा था ना,
रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू कैपिटल एसेट्स लीड्स टू फ्यूचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फ्यूचर के अंदर ऑलरेडी उधार पड़ा है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। तो फ्यूचर वाला ग्रोथ कमाए पहले या ब्याज पहले दे? ब्याज पहले देना पड़ेगा। तो इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर generations adversely affects the future growth and development prospects of the country. 4 debt trap, inflation, future foreign dependence hampers the future growth। समझा क्या? किसकी implication है ये? फिस्कल डेफिसिट। ध्यान देना, एक एमसीक्यू आ सकता है, 1% लाइट रखनी बस। सेफ लिमिट इज कंसिडर्ड टू बी 3% ऑफ जीडीपी। एमसीक्यू आ सकता है, तो उसके लिए ये लिमिट को ध्यान रख लेना। चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेज टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। बेटा ये बाय हार्ट आपको फॉर्मूले याद करने, क्वेश्चन आता है इसमें। हाँ, ऐसा मत सोचना कि केवल नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आ सकता है या एडीएस से न्यूमेरिकल आ सकता है। नेशनल इनकम, एडीएस और बजट तीनों से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और मनी एंड बैंकिंग से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। एलआरआर वाला फॉरेन एक्सचेंज से नहीं आएगा। चलिए, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, और इसी से बाकी तीनों फॉर्मूले बने। टोटल एक्सपेंडिचर को अलग से लिख दे दो, रेवेन्यू प्लस कैपिटल माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। इसी से तीसरा बना, रेवेन्यू और रेवेन्यू को साथ में ले लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, वही इसको सॉल्व किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। और रेवेन्यू और इसको क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अच्छा, एक ध्यान देना, अगर क्वेश्चन के अंदर सीधा टोटल बोरिंग्स दे रखी है तो टोटल बोरिंग्स का मतलब फिस्कल डेफिसिट है, कैपिटल नहीं रे, फिस्कल। हाँ, समझा क्या? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए, सारे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर कोई और अलग अलग हेडिंग्स आ जाती है सीधा। समझा क्या? और वो लेकिन एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने, और ये बात ध्यान रखना बस। ठीक, चले आगे, चले 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 चलो। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, excess of revenue over revenue, indicates total borrowing requirements of the government, indicates, ध्यान दीजिए, inability of the government to meet its regular and recurring expenditure। ठीक है क्या? अरे जिसका जो कॉपी नहीं हुआ मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड recurring expenditure। समझा? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आ जाइए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। वन इज बोरिंग, सरकार उधार ले, दूसरा इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या है, आरबीआई से आके पैसा छपवा रहे। अच्छा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच इज अ बेटर सोर्स टू मीट फिस्कल डेफिसिट, बोरिंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग? आंसर इज बोरिंग्स। समझा क्या? अरे सबको, चलो चलिए चलिए, लास्ट प्राइमरी डेफिसिट। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोनस। मतलब ये बताता है कि पुराने उधार के चक्कर में सरकार को कितना उधार इस बार लेना पड़ रहा है। भाई होता है ना, इतना उधार ले लेते हैं कि इंटरेस्ट इतना उधार जितना हो जाता है। आज उधार कितना लेना पड़ रहा है, पुराने इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से। समझिए, मेरा पुराना इंटरेस्ट पेमेंट 2000 करोड़ था, तो उसके चक्कर में मैंने कितना उधार लिया। इस साल मान लो 4000 करोड़ लिया और पुराना 2000 करोड़ का ब्याज था, तो इस साल नहीं उधार केवल कितनी ली, 2000। समझा क्या? देखिए, प्राइमरी डेफिसिट, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच सच इंटरेस्ट कमिटमेंट्स। कौन से इंटरेस्ट कमिटमेंट? आज के क्या, नहीं पहले के accumulated debts के, have compelled the government to borrow in the current period।
मतलब पुराने ब्याज की वजह से, पुराने उधार की वजह से सरकार को इस साल कितना उधार लेना पड़ गया। समझा क्या? टू मीट द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑफ पास्ट ईयर, सरकार को इस साल कितना बोरोइंग्स करनी पड़ी, कौन बताता है? प्राइमरी डेफिसिट। समझा क्या? चलो, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड इंटरेस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, indicates total borrowing of the government excluding interest including interest। प्राइमरी का फॉर्मूला, फिजिकल का फॉर्मूला। ठीक है क्या? चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आ जाइए रजिस्टर निकाल लीजिएगा जल्दी से। हाँ जी, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? दे रखा है क्या? सीधा दे रखा है, यस, 80। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गए? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स, माइनस 47 प्लस 10, कितना आया? इतना आ गया सबका। चलो फिजिकल डेफिसिट बताइए भाई। 32। सीधा ही आपको बोरिंग्स दे रखी है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व भी करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है क्या? तो बोरिंग्स दे रखी है, तो बोरिंग्स इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट। कितना आया? 32। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, इन केस टोटल बोरिंग्स आर गिवन, ये वाली बात। ठीक क्या? चलो तीसरा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? कितना आया? 32। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 20। कितना आया आंसर? 12। समझा क्या? क्लियर क्या? अच्छा बेटा, एग्जाम में ये शॉर्ट में मत लिखिएगा, अभी ही बता रहे हैं। चलें आगे चलें, इतना क्लियर। क्वेश्चन 2। सब चीज ए, अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट तो सीधा ही निकाल लोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू शिफ्ट। 45 में से 35 गया, कितना आया? फिजिकल डेफिसिट सीधा ही दे रखा है, बोरिंग्स। इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा? अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट के लिए फिजिकल डेफिसिट चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट दे रखे क्या? नो सर, इंटरेस्ट पेमेंट लेकिन क्या है? 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया? इंटरेस्ट पेमेंट 3000। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितने हो गए? 3000। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया? 12,000 में से 3,000 गया, कितना? 9,000। क्लियर? अरे बोलो ना। चले आगे। करिए भाई, सेकंड आ गया था ना? करिए भाई।
हाँ भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट निकाल सकते हैं क्या सीधा? रेवेन्यू डेफिसिट से एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कर दो, कितना है रेवेन्यू रिसिप्ट? 5000। चलिए, अब फिस्कल डेफिसिट निकालना है। अब फॉर्मूला देखो, आपको एग्रीगेट्स देखो उससे फॉर्मूला समझो। रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये वाला, ये भी लगा सकते हो। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स का मतलब नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट ही होता है, इसका मतलब नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट ही होता है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ सीधा, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, कितना आया? रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? फॉर्मूला क्या है भाई? हाँ जी, रेवेन्यू डेफिसिट कितना? 6000। अरे हाँ हाँ, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट प्लस, अरे प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस दिस वन नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। 6000, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 14000, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 8000, कितना हो गया? 12000। 12000 आ गया। प्राइमरी डेफिसिट तो बिल्कुल ही इजीली निकल जाएगा। 12000 में से 7000 को माइनस कर लो, 5000। किसके ये आंसर आ गए थे? ठीक है, चले, ये बस दिक्कत हुई होगी तो फॉर्मूले की हुई होगी, वरना बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक बात समझिए बेटा, अगर फिजिकल डेफिसिट नहीं निकला तो प्राइमरी डेफिसिट निकाल नहीं पाओगे, समझा क्या? फॉर्मूले ढंग से लिखने एग्जाम में। चले आगे, इजी, वेरी इजी, करिए। चलो, इंटरेस्ट पेमेंट तो सीधा ही दिख गया, 3000। अब आपको क्या लिखाना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहना है इसे, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्थ वाला, अरे हाँ या ना, और इससे चीजें निकल जाएगी। फिजिकल डेफिसिट कितना दे रखा है? 11000। रेवेन्यू डेफिसिट कितना दे रखा है? 5000। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं पता। नॉन डेप्थ कितने हैं? -9000। कितना हो गया? 15000 आया क्या आंसर? क्लियर? अरे बोलो ना। लास्ट, लास्ट क्वेश्चन करिए बजट का। रेवेन्यू डेफिसिट तो आ गया होगा, 3700 माइनस 2000 माइनस 1200, कितना हुआ? चलो, अब फिजिकल डेफिसिट के लिए देखिए बहुत सारी बातें लिख रखी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ये तो कोई दिक्कत नहीं हो। रेवेन्यू दे रखा है, कैपिटल भी दे रखा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, ये वाला आप निकाल दीजिए सीधा, कोई दिक्कत
नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, भाई फॉर्मूला क्या है? हाँ हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 1200। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया? टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा अब नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? कौन सी है? रिकवरी ऑफ लोन अलाउड है क्या? अलाउड है। डिसइन्वेस्टमेंट अलाउड है क्या? अलाउड है। तो प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? कितना? 735 इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है क्या? इसी से बजट हुआ सब। 2 मिनट जल्दी से पूरा सुन लो। अरे अरे आओ जल्दी जल्दी। Budget annual statement showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. Objectives कितने? 7। घर पे बैठ। Economic growth, R for reallocation versus P of management of public enterprises, E for economic stability, W for reducing inequalities in income and wealth, E से employment generation, D से reducing regional disparities. Then receipts. Budget के 2 पार्ट, receipts and expenditure. हमारे receipts पे सर रिसिप्ट 2 तरह के, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। सर अगर पैसा है तो इट इज रिसिप्ट। अब उस पैसे से अगर सर ना ही लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना ही ऐसे डिक्रीज हुआ तो इट विल बी अ रेवेन्यू रिसिप्ट। सर कैपिटल रिसिप्ट अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई या फिर एसेट कम हो गई इट विल बी अ कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट इंसिडेंस same person, indirect tax impact incidence on different person, burden can be shifted, direct tax burden cannot be shifted, indirect tax। ठीक है, फिर बाकी बहुत सारे एग्जांपल देखिए, फाइन्स एंड पेनल्टीज, डिविडेंड, एस्टीट्स, फीस। फिर हम आए किस पर? कैपिटल रिसिप्ट्स पर। बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स। फिर हम आए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अच्छा रिसिप्ट पे वापस लास्ट बात। सर कैसे पता करें? अगर पैसा आ रहा है तो इट इज अ रिसिप्ट। सेकंड चीज चेक करनी है इंपैक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी, हो रहा है तो कैपिटल, नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर 2 तरह के, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर विच नाइदर creates an asset neither reduces liability, एग्जांपल सैलरी, पेंशन वगैरह, सब ग्रांट्स वगैरह। ठीक है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस अ लायबिलिटी। सर कैसे चेक करेंगे? पैसा जा रहा है एक्सपेंडिचर, एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट कैपिटल, एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं रेवेन्यू। ठीक है, 3 तरह के बजट, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। डेफिसिट 3 तरह के, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, शोज इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेली एक्सपेंडिचर। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिसेविंग करती है या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट करती है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट हो रही है तो फ्यूचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट सर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, शोज गवर्नमेंट को कितनी बोरिंग्स करनी पड़ रही है। इंप्लीकेशन 4, डेब्ट ट्रैप, फॉरेन डिपेंडेंस, इन्फ्लेशन हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। 3% ऑफ जीडीपी जितना होना चाहिए। हमने बहुत सारे वो फॉर्मुलेस देखे, उसमें एक चीज ध्यान रखना, टोटल बोरिंग्स दे रखी है, इट इज फिस्कल डेफिसिट। अच्छा वेज टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट, मैनेज डेफिसिट फाइनेंसिंग और बोरिंग्स, व्हिच इज अ बेटर थिंग? बोरिंग्स। व्हाई? क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन आ जाता है। दोनों में प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? सर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, शोज गवर्नमेंट को पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से कितनी बोरिंग्स इस बार करनी पड़ रही है। इसी से हमारा बजट हुआ समाप्त। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद मनी एंड बैंकिंग। 2 मिनट का ब्रेक।